दिग्विजय के बाहों में खन। आई एम सॉरी गाइस, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पिछले 2 दिन से चैप्टर रिपीट पे जा रहा है, क्योंकि अभी मैं इतनी बिजी थी कि चैप्टर अपलोड करने के बाद मैंने एक बार भी चैप्टर ओपन करके नहीं देखा था। आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप लोगों को 2 दिन रियल चैप्टर पढ़ने पड़े। तो आइए अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राइट जैसे स्टार्ट होता है, नीलम के होंठ की पकड़ दिव्यांश के बांह पर कस जाती है और दिव्यांश के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। जैसे वह धीरे धीरे अपने मकसद के करीब जा रहा था। दिव्यांश ने एक होंठ से अपने गोद में बैठी मीठी को पकड़ लिया तो दूसरे होंठ से नीलम को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। राइड इतने स्पीड से आगे बढ़ रहा था कि नीलम खुद दिव्यांश के करीब सटकर बैठ गई थी, क्योंकि नीलम को डर लग रहा था। करीब 20 मिनट बाद जब राइड अपनी जगह पर आकर रुका तब नीलम की सांस में सांस आई। कुछ देर तो नीलम को शांत होने में ही कुछ मिनट लग गया। नीलम की हार्टबीट्स बहुत तेज दौड़ रही थी, जैसे कि कोई बुलेट ट्रेन। जैसे कि अभी जिस राइड पर नीलम बैठी थी उसका दिल ही वह राइड बन गया हो। बहुत ही स्पीड दौड़ रहा था, जिसकी आवाज दिव्यांश को बाहर तक सुनाई दे रही थी। दिव्यांश ने नीलम के कमर को राइड के रुकते ही छोड़ दिया था। और मीठी दिव्यांश की गोद में खिलखिला कर हंस रही थी अपनी मामा को देखकर कि उसकी मामा कितनी डर रही है। मीठी उस राइड के रुकते ही नीचे आकर दूसरे राइड में जाना चाहती थी, लेकिन नीलम ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि अब वह राइड पर नहीं बैठना चाहती थी और वह मीठी को अकेले दिव्यांश के साथ नहीं बैठने देना चाहती थी। इसलिए नीलम ने साफ मना करते हुए मिट्टी से कहा, अंडस को नहीं मीठी, अब घर चलते हैं। चलो बच्चे, नहीं तो बुआ और चाचू परेशान होते होंगे ना, बड़े चाचू भी नहीं घर पर है। चलो चलो हम लोग घर चलेंगे। जैसे ही दिव्यांश को गायत्री और अग्नि के घर में अकेले होने की बात पता चली और दिव्या घर पर दिग्विजय नहीं है, ये सुनकर दिव्यांश ने तुरंत नीलम से पूछा, अंडस को दिग्विजय घर पर नहीं, लेकिन वह कहाँ गया है? नीलम पहले तो दिव्यांश के चेहरे को देखती है, जिस पर अभी किसी भी तरह की भाव नजर नहीं आ रहे नहीं थे। सिर्फ उसके चेहरे पर मीठी को अपने साथ खिलाने के भाव नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर नीलम दिव्यांश को बताती है, अंडस को वह जय घर पर नहीं है, क्योंकि वह खनक के साथ दादू की अस्थियां विसर्जित करने के लिए बनारस गए हैं। दिव्यांश नीलम से दिग्विजय के बारे में सुनकर अपने सर को हाँ में हिलता है और मीठी को फूड स्टॉल की तरफ लेकर जाता है। मीठी जो चाहती थी वह सब कुछ उसे खिलाता है, आइसक्रीम खिलाता है और यहाँ तक कि मीठी के मुंह पर अगर कुछ लग जाता तो उसके मुंह को अपने रुमाल से भी साफ करता है। नीलम के सामने दिव्यांश ऐसा दिखा रहा था जैसे कि दिव्यांश खुद ही मीठी का पापा हो और उसका कितना ख्याल रख रहा है। नीलम बस दिव्यांश को मीठी का ख्याल रखते हुए देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्यांश ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह अभी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मीठी उसके पास थी। वह मीठी को अपने पास लाकर घर जाना चाहती थी, लेकिन अभी फिलहाल मीठी दिव्यांश के साथ बहुत खुश थी। इसलिए नीलम चाहकर भी मीठी को दिव्यांश से ले नहीं पा रही थी, क्योंकि नीलम अच्छे से जानती थी कि मीठी का जो नेचर है वह भी एकदम चाइल्डिश है, क्योंकि मीठी खुद भी एक 5 साल की बच्ची है जिसे अपने पिता की जरूरत होगी, जो कि नीलम उसे नहीं दे सकती थी। लेकिन अब तक ये था कि दिग्विजय के रहते नीलम को कभी भी अपने पति की मीठी को संभालने की नहीं जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि दिग्विजय खुद मीठी को एक पिता की तरह संभालता था, ना कि सिर्फ एक चाचू की तरह। इसलिए अभी दिग्विजय के न रहने पर दिव्यांश मीठी के जरिए नीलम को अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह जितनी जल्दी हो सके अपने भाई का मौत का दिग्विजय से बदला ले सके। और दिग्विजय को अगर नुकसान पहुंचाना है तो दिग्विजय के अपनों को अगर नुकसान पहुंचाया जाए तो दिग्विजय खुद टूट जाएगा। इसलिए दिव्यांश अभी नीलम और मीठी को अपना एक अहम जरिया मान रहा था, जो दिग्विजय को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके काम आ सकते थे। अब जब मीठी ने खाना और आइसक्रीम दोनों खा लिया था तो नीलम ने दिव्यांश से मीठी को अपनी गोद में लेते हुए उससे कहा, अंडस को बच्चे, अब नींद आ रही है ना, सोना सो जाओ, अब हम घर चलेंगे। आपको पता है ना अग्नि चाचू आपके लिए कितनी सारी चॉकलेट लेकर आते हैं, तो हम जल्दी जल्दी घर जाएंगे और आपको खूब सारा चॉकलेट खिलाएंगे। और जब तक हम घर नहीं पहुंचते आप हमारी गोद में सो जाओ, ठीक है? नीलम मीठी को पूछ करते हुए बोलती है, तो मीठी भी नीलम के कंधे पर अपने सर रख देती है और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिव्यांश भी यह सब देख रहा था कि नीलम मीठी को जैसे भी करके अपने पास रखने की कोशिश कर रही थी। इसलिए दिव्यांश जो अपना कुछ कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, वह नीलम की ओर आगे बढ़ाने का फैसला करता है और नीलम की एकदम करीब आकर उससे मीठी को लेने की कोशिश करते हुए कहता है। दिव्यांश ने कहा, अंडस को नीलम, आप मीठी को हमें दे दीजिए, वह अगर आपकी गोद में सोएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, हम उसे संभाल लेंगे। कहते हुए जैसे ही दिव्यांश मीठी को लेने की कोशिश करता है तो नीलम दिव्यांश को रोकते हुए कहती है,
नीलम ने कहा, अंडस्को दिव्यांश जी आप रहने दीजिए, हमारी बच्ची है और हमारी बच्ची के गोद में सुलाने से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप बस जल्दी से हमें घर छोड़ दीजिए और हाँ कार चलाने पर ध्यान दीजिएगा। बस हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। गायत्री और अग्नि भी घर पर हैं तो प्लीज आप जल्दी चलिए। दिव्यांश देख रहा था कि नीलम उससे दूर हटने की कोशिश कर रही है, जो कि दिव्यांश को बखूबी समझ आ रहा था, इसलिए अभी वह किसी भी चीज पर जोर देने की कोशिश नहीं करता है और कार के फ्रंट सीट का डोर खोलकर नीलम को बैठता है और खुद जाकर ड्राइविंग सीट का डोर खोलकर बैठ जाता है और कर स्टॉप कर महेंद्र जी के घर की तरफ कर मोड़ लेता है। कुछ देर में दिव्यांश नीलम और मीठी को महेंद्र जी के घर के बाहर लाकर छोड़ता है और नीलम के कार से बाहर निकलने से पहले ही साइड से मीठी के माथे को चूमता है, लेकिन दिव्यांश ने ऐसे मीठी के माथे को चूमने के लिए अपना सर घुमाया था, जैसे कि सिर्फ मीठी का माथा ही नहीं नीलम के माथे को भी दिव्यांश के होठों छुओ महसूस होती है, जिससे नीलम सहज जाती है। लेकिन वह जल्दी से कार से बाहर भी निकल जाती है और तुरंत ही घर के अंदर चली जाती है। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, उसे एक अजीब सा अनजाना सा डर भी महसूस हो रहा था और दिव्यांश का मिट के लिए फिक्र करना उसे अच्छा भी लगता था। नीलम जब घर के अंदर जाती है तो देखती है कि अग्नि और गायत्री दोनों खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तो नीलम चुपचाप अपने कमरे के ओर जाने लगाती है। तो अग्नि ने नीलम को आवाज देते हुए कहा, अंडस्को भाभी माँ अच्छा हुआ आप आ गए, ये खाना अभी ही आया है, कुछ खा लीजिए। नीलम ने कहा, अंडस्को अग्नि आप खा लीजिए, हमें भूख नहीं है क्योंकि हम और मीठी बाहर से खा कर आए हैं। वह दिव्यांश है ना, वह मीठी को बाहर मेले में घुमाने लेकर गए थे तो हम दोनों ने वही खाना खा लिया है, तो आप दोनों खा लो और हाँ जल्दी सो जाना, रात भर जागना नहीं। इतना कहकर नीलम अपने कमरे की ओर चली गई। अग्नि नीलम के चेहरे पर वह अनजानी सी डर को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसने गायत्री से कहा, अंडस्को गायत्री भाभी कुछ अजीब सा बर्ताव नहीं कर रही थी, क्या कुछ हुआ है जो हमें पता नहीं है? वह दिव्यांश भाई के साथ बाहर गई थी ना मीठी को लेकर, क्या मेले में कुछ हुआ होगा? क्योंकि वैसे भी लोगों के मुंह में कोई ढक्कन नहीं होता है, बोलने से पहले पता नहीं हमारी भाभी माँ को वह कितना कुछ कहते हैं। अरे अगर वह विधवा हो गई है तो इसमें उनकी क्या गलती है? सब उन्हें ही कुछ ना कुछ ताना देते रहते हैं और अभी भी खनक की शादी में जो कुछ भी हुआ उस पर भी सब भाभी पर उंगली उठा रहे थे। हमें तो इतना गुस्सा आया था गायत्री, हम क्या बताएं, हमारा मन कर रहा था जो भी यह सब कह रहा है उनकी जान ले लूं। नीलम भाई के आगे हम कुछ कह नहीं सकते थे और उस वक्त भाई भी चुप है। फिर अग्नि ने थोड़ा खुश होते हुए गायत्री से कहा, अंडस्को तुम्हें एक बात बताएं, जिन लोगों ने भाभी माँ पर उंगलियां उठाई थी, जिन लोगों ने भाभी माँ को इतना कुछ सुनाया था ना, भाई ने उन सबको बर्बाद कर दिया है और उन लोगों को ये तक पता नहीं है कि उन्हें आखिर बर्बाद किया किसने। सिर्फ उन लोगों को हरिद्वार से इस तरह से निकाल दिया गया है जैसे कि वह पहले कभी हरिद्वार में थे ही नहीं। गायत्री ने भी खुश होते हुए कहा, अंडस्को सच्ची भाई ने उन्हें बर्बाद कर दिया, हरिद्वार से निकाल दिया? अग्नि ने हाँ में सर हिलाया, फिर इधर उधर देखते हुए कहा, अंडस्को जल्दी जल्दी खाना खाओ, हमें अपने रूम में जाना चाहिए। अगर भाभी माँ ने सब सुन लिया ना तो भाई तो बच जाएंगे क्योंकि भाई अभी घर पर नहीं है, लेकिन भाभी माँ हम दोनों को नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाकर चलते हैं। गायत्री भी हाँ में हाँ मिलाते हुए जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करती है और अग्नि और गायत्री दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बनारस की सुबह, अभी सुबह के 5 बजे बज रहे थे जब खनक की नींद अचानक से खुली। वैसे तो खनक कभी जल्दी उठती नहीं थी, लेकिन आज अचानक से खनक की नींद खुली तो उसने देखा कि वह पूरी तरह से दिग्विजय के ऊपर सो रही है। खनक का हाथ दिग्विजय के सीने पर था और उसका सर थोड़े से दिग्विजय के गर्दान के पास था, जहां खनक की होंठ दिग्विजय के गर्दान को पूरी तरह से छू रहे थे और दिग्विजय भी यूं खनक को अपनी बाहों में भरा हुआ था जैसे कि दोनों दो जिस्म और एक जान हो जो शायद आगे बनने वाले भी थे। खनक अपने सर को उठाकर दिग्विजय के चेहरे को देखती है जिसमें अभी बड़ा सुकून था और यही सुकून खान की दिल में भी उतर रहा था। वह बस दिग्विजय को देख रही थी, दिग्विजय का एक हाथ जो खनक के उसे हाथ को पकड़े हुए था जो दिग्विजय के सीने पर था। खनक ने उनमें अपनी उंगली फंसाए और दिग्विजय को देखने लगी, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी दिग्विजय को यूं देखना खनक दिग्विजय में और सिमटती गई, जिससे दिग्विजय भी हल्का सा अपनी नींदाएं आंखों को खोलकर खनक को देखाता है। खनक ने जैसे देखा कि दिग्विजय अपनी आंखें खोल रहा है, वह तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर इस तरह से अपने सर को हिलाती है कि दिग्विजय की गर्दन को पूरी तरह से खन की गर्म सांस भर जाती है। दिग्विजय का चाम
खनक ने उनमें अपनी उंगली फंसाए और दिग्विजय को देखने लगी। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था अभी दिग्विजय को यूं देखना। खनक दिग्विजय में और सिमटती गई, जिससे दिग्विजय भी हल्का सा अपनी नींदाई आंखों को खोलकर खनक को देखाता है। खनक ने जैसे देखा कि दिग्विजय अपनी आंखें खोल रहा है, वह तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर इस तरह से अपने सर को हिलाती है कि दिग्विजय की गर्दन को पूरी तरह से खन की गर्म सांस भर जाती है। खनक अपने आंखों को जल्दी से बंद कर लेती है। दिग्विजय के उठने से पहले दिग्विजय उठकर अपने ऊपर सो रही खनक को देखा है, जो पूरी तरह से उसी के ऊपर थी। दिग्विजय एकदम प्यार से उसे देखा है कि कल रात जो बाउंड्री खाना अपने और दिग्विजय के बीच बनाई थी, आज वह बाउंड्री उसने खुद से ही मिटा दी थी। खनक के आए चेहरे पर बिखरे बालों को समेटकर उसके कान के पीछे करता है और उसके सर को हल्की सी थपकी देकर पिलो पर रखकर उड़ जाता है। दिग्विजय बेड से उठकर सीधे बाथरूम जाता है, फ्रेश होकर बाहर आता है और खाना को एक नज़र देखा है। फिर दिग्विजय जो उसकी रोज की एक्सरसाइज की आदत थी वह करने के लिए वह रूम से बाहर चला जाता है। दिग्विजय रूम से जैसे ही बाहर जाता है वैसे ही खनक अपनी आंखें खोलते हैं और गहरी गहरी सांस लेती है, जैसे इतनी देर से उसे किसी ने पनिशमेंट दी थी अपनी सांसों को रोके रखने के लिए। खनक खुद से ही बाल बढ़ते हुए कहती है उसे, खान की यह क्या है, और तू अपने सर पर चपत मारते हुए, तू इतनी बड़ी गधी, कल रात को तूने खुद से उनके और अपने बीच जो बाउंड्री बनाई थी उसे तोड़कर उनके ऊपर चढ़कर सो गई। अरे यार, यह गायत्री थोड़ी है जो इन्हें कुछ नहीं होगा। अगर इन्हें कुछ होता और यह नहीं, ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहते हुए खनक की पालकी स्वयं से नीचे झुक गई थी, क्योंकि वह एक लड़की थी और से ये तो पता था कि जब लड़की और लड़की एक साथ होते हैं तो उनके बीच क्या क्या हो सकता है। खान की बेड से उठी और खुद भी जाकर फ्रेश होकर बाहर आई, जो कि उसे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत थी। महेंद्र जी उसे खुद पहले खिलाते थे। खनक को अभी बस खाने के लिए भूख लगी थी। खनक अपने पेट को पकड़कर कहती है, मुझे कितनी भूख लगी है और पता नहीं ये कहाँ चले गए हैं। अगर होते तो इनसे कह देती कि मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना दो खाने के लिए, लेकिन पता नहीं खाना खुद से बड़बड़ाती है। विंडो के पास आती है तो बाहर गार्डन होटल के गार्डन एरिया में दिग्विजय को एक्सरसाइज करते हुए देखती है। दिग्विजय ने अभी अपने स्टॉट को उतार रखा था और वह शर्टलेस होकर गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा था। जब दिग्विजय प्रसाद मारकर ऊपर उठना है तो उसकी बदन पर पसीने की बूंद सूरज की करने की वजह से चमक रही थी, जो उसे देखने वाले लोगों को अपने और अट्रैक्टिव दिख रही थी और वह अट्रैक्ट कर रही थी। दिग्विजय की बॉडी फुल सेव्ड, उसमें 8 पैक एब्स नजर आ रहे थे जो खाना को भी अपनी ओर खींच रहे थे, उसे पागल कर रहे थे। खनक अपने मन रहे कहती है, यार खाना, तेरा पति तू इतना अच्छा है, इतना हैंडसम है, तू कैसे रहेगी उनके साथ। मतलब अभी खनक के मन में फुल थरकीपन चल रहा था। खनक बड़े प्यार से दिग्विजय को निहार रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बस कुछ ही दिनों में घर दिग्विजय की और खेती चली जा रही है। वही दीजिए, उसमें जब याद आया उसे कि खान को जल्दी सुबह नाश्ता करने की आदत है, क्योंकि महेंद्र जी सुबह के 8 बजे तक उसके घर पहुंच जाया करते थे अपने काम के लिए, और उसी दिन खाना नहीं बताया था कि खनक को खाना बनाना नहीं आता है और महेंद्र जी है खाना वाना बनाकर खनक को खिलाकर उसके बाद अपने काम पर आते थे। देख दीजिए, अपने एक्सरसाइज को वहीं पर कंप्लीट करता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। दिग्विजय अपने साथ जो उसने उतार कर रखी थी उसे उठाकर पहनने की बजाय हाथ में ले लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी में पसीने की बनाई थी तो दिग्विजय पहले शावर लेना चाहता था और वह वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तो जितने होटल की स्टाफ थे वहां आए मेहमानों में सारी लड़कियां दिग्विजय को बस निहार रही थी। कोई उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी तो कोई उसे अपना हस्बैंड बनाना चाहती थी। दिग्विजय के पास से गुजर रही 2 लड़कियों ने कहा, अंडस्को। पहली लड़की ने कहा, अंडस्को अच्छा होता बनता है, पहली बार बनारस में देख रही हूँ, क्या कहीं से बाहर से आया है, जैसी कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ होगी, अगर नहीं होगी तो यार मैं बनने के लिए तैयार हूँ। देखना क्या बॉडी है यार, मसल्स देख, हिप्स देख यार, मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं जा रही हूँ। उससे पूछने के लिए कहते हुए वह लड़की जैसे ही आगे बढ़ी तो दूसरी लड़की ने उसे खींचकर पीछे करते हुए कहा, तू क्या आगे जा रही है, क्या मैं कोई लड़कों से दुश्मनी पाल रखी है जो मैं ना जाऊं। मैं भी जा रही हूं, मैं उससे पूछूंगी, मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, मैं तो सीधा वाइफ बनूंगी उसकी, वह हर रात मुझे प्यार करेगा। है क्या होता बंदा है, अगर इसने मुझे हर रात प्यार किया तो मेरा क्या हाल हो गया यार। वो दोनों लड़कियां आपस में ही एक दूसरे से उलझने लगी थी। कोई कह रही थी मैं जाऊंगी तो क्योंकि के पास, तो कोई कह रही थी मैं जाऊंगी, और भी होटल स्टाफ में कई लोग, यहाँ तक कि लड़के भी दिग्विजय को देखकर ऐसे ही बातें करने थे। उन्हें किसी को दिग्विजय की बॉडी पसंद आ रही है तो कोई इसकी बॉडी से जल रहे थे। मतलब दिग्विजय का जो क्रिश था वह लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी छा रहा था। अंडस्को